गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 12th बायो के लिए। टॉपिक अपना रहेगा थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इसका पार्ट नंबर पढ़ेंगे आज हम 28 नंबर। सब्जेक्ट अपना रहेगा जूलॉजी। तो पिछली क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था रीजंस ऑफ सक्सेसफुल ऑफ द मेंडल्स, मेंडल की सफलता के कारण। ठीक है, तो मेंडल की सफलता के कारण आपको बताएंगे थे। आज अपन पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ पी फॉर एक्सपेरिमेंट, यानी प्रयोगों के लिए मटर का चुनाव। आज का जो हमारा पॉइंट है वो क्या रहेगा? सिलेक्शन ऑफ पी फॉर एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोगों के लिए मटर का चुनाव। तो आज का जो हमारा पॉइंट है वो क्या रहेगा? सिलेक्शन ऑफ पी फॉर एक्सपेरिमेंट, यानी प्रयोगों के लिए मटर का चुनाव। यानी जो मेंडल ने जितने भी अपने एक्सपेरिमेंट यानी जितने भी प्रयोग किए थे उसके अंदर मटर के पौधे का ही क्यों चयन किया, वो अपन को इसके अंदर पढ़ना है। यानी अपने प्रयोग के लिए उन्होंने मटर के अंदर ऐसा उसने क्या देखा कि उसने मटर के पौधे का ही अपने प्रयोगों के लिए क्या किया? चुनाव किया। तो देखिएगा, फर्स्ट था कि मटर के पौधे का जीवन काल क्या होता है? अत्यंत छोटा होता है, जिसके कारण एक वर्ष के अंदर 2 या 3 पीढ़ियां क्या की जा सकती है? उत्पन्न की जा सकती है। तो पहला रीजन क्या था मटर के पौधे का चुनाव करने के लिए? मटर के पौधे का जीवन काल अत्यंत छोटा होता है। मटर के पौधे का जीवन काल अत्यंत छोटा होता है, जिसके कारण एक वर्ष में 2 या 3 पीढ़ियां उत्पन्न की जा सकती है। सेकेंड रीजन क्या बताया उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव करने का? कि मटर का जो पौधा छोटा और शाकीय होता है, जिसके कारण उसको कम स्थान पर अधिक संख्या में अपन उगा सकते हैं। ठीक है, मटर का पौधा छोटा तथा शाकीय होता है, यानी ब्रांच्ड होता है, जिसके कारण कम स्थान पर अधिक संख्या में उगाए जा सकते हैं। इसके कारण कम स्थान पर अधिक संख्या में उगाए जा सकते हैं। थर्ड रीजन उन्होंने क्या बताया? मटर के जो पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं? बड़े और द्विलिंगी होते हैं। मटर के पुष्प बड़े तथा
द्विलिंगी होते हैं। मटर के पुष्प बड़े और क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। फोर्थ रीजन उन्होंने मटर का चुनाव करने का क्या बताया था कि मटर में प्राकृतिक रूप से क्या होता है, पर परागण होता है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन होता है, परंतु उसमें कृत्रिम तरीके से पर परागण भी यानी क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाया जा सकता है। ठीक है, तो फोर्थ रीजन क्या रहेगा, मटर में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है, स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण होता है परंतु इसमें पर परागण भी करवाया जा सकता है, परंतु इसमें पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण भी करवाया जा सकता है। लास्ट क्या था, मटर के अंदर स्पष्ट दिखाई देने वाले क्या पाए जाते हैं, विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। मटर में स्पष्ट दिखाई देने वाले लक्षण पाए जाते हैं। तो देखिएगा, सिलेक्शन ऑफ P4 एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोगों के लिए मटर का चुनाव करने का जो मेंडल का रीजन था वो कितने रीजन थे, 5 रीजन थे। यानी इन्हीं रीजन के कारण मेंडल ने अपने प्रयोग के अंदर मटर के पौधे का ही क्या किया था, चुनाव किया था। तो फर्स्ट क्या बताया था उन्होंने, मटर के पौधे का जो जीवन काल होता है वो क्या होता है, अत्यंत छोटा होता है, जिसके कारण एक वर्ष में 2 या 3 पीढ़ियां उत्पन्न की जा सकती है। सेकंड क्या बताया था कि मटर का पौधा क्या होता है, छोटा होता है, इसके अलावा क्या होता है, शाकीय होता है, जिसके कारण कम स्थान पर अधिक संख्या के अंदर उगाए जा सकते हैं। थर्ड रीजन उन्होंने क्या बताया था कि मटर के पुष्प बड़े और द्विलिंगी होते हैं, यानी बाइसेक्सुअल होते हैं। फोर्थ रीजन उन्होंने क्या बताया था, मटर में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन होता है, परंतु उसमें क्या करवाया जा सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागण भी करवाया जा सकता है। फिफ्थ रीजन क्या बताया था, मटर में स्पष्ट दिखाई देने वाले विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। मटर में स्पष्ट दिखाई देने वाले क्या पाए जाते हैं, विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। इसी के साथ हमारा सिलेक्शन ऑफ P4 एक्सपेरिमेंट का जो पॉइंट था वो कंप्लीट होता है। आगे अपन पढ़ते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगला जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या रहेगा, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन एंड या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी एक जीन की वंशागति, एक जीन की वंशागति या एक जीन वंशागति या एक संकर संकरण, एक संकर संकरण। ठीक है, तो मेंडल का जो पहला प्रयोग था उसको एक जीन की वंशागति या एक संकर संकरण कहा जाता है। ठीक है, पहले उन्होंने जो पहला प्रयोग किया था
उसके अंदर शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे लिए थे। पहले इसको बनाइएगा, उसके बाद इसको समझेंगे। ये क्या है? शुद्ध बौना। ये क्या है? शुद्ध लंबा। शुद्ध लंबा, ठीक है। ये है जनक यानी पेरेंट्स, ठीक है। इससे कौन सा गैमेट्स बनेगा, यानी कौन सा बीज उत्पन्न होगा? कैपिटल टी। और इससे कौन सा गैमेट्स यानी कौन सा बीज बनेगा? स्मॉल टी, ठीक है। इन दोनों के मध्य क्रॉस करवाएंगे तो क्या उत्पन्न होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। सभी पौधे क्या है? सभी पौधे क्या होंगे? लंबे। और सभी पौधे लंबे। और ये क्या है? F1 PD यानी F1 जनरेशन, ठीक है। अब देखिएगा, जो F1 PD उत्पन्न हुई है उसका वापस से ये क्रॉस करवाएगा। तो इधर देखिएगा कैपिटल टी और इधर भी क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये क्या है? पेरेंट्स। पेरेंट्स यानी क्या है? ये जनक, ठीक है। इधर इससे क्या गैमेट्स बनेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। इधर इससे क्या गैमेट्स बनेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब इसका किसके साथ संकरण करवाया? मान लो इसके साथ संकरण करवाया, इसमें को बाद में करेंगे। अब देखिएगा, मेंडल का जो पहला प्रयोग था उसको एक जीव की वंशागति या एक संकर संकरण कहा जाता है, ठीक है। मेंडल का जो पहला प्रयोग था, या इस प्रकार भी बोल सकती हैं कि मेंडल ने अपने पहले प्रयोग के अंदर केवल एक जीन की वंशागति का ही क्या किया था? अध्ययन किया था। ध्यान रखिएगा, मेंडल ने अपने पहले प्रयोग के अंदर एक जीन की वंशागति का ही अध्ययन किया था। अब देखिएगा, मेंडल के इस प्रयोग को एक संकरण संकरण भी कहा जाता है। कौन से प्रयोग को? कि अपने पहले प्रयोग के अंदर उन्होंने एक जीन की वंशागति का ही अध्ययन किया था, इसके प्रयोग को एक संकर संकरण कहा जाता है। एक संकर संकरण से तात्पर्य है ऐसा संकरण प्रयोग जिसके अंदर अपन एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों जिसके अंदर अपन एक जोड़ी शुद्ध विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का ही क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो मेंडल के जो प्रयोग था एक संकर संकरण, इसमें एक संकर संकरण का क्या तात्पर्य था? ऐसा संकरण प्रयोग जिसके अंदर एक जोड़ी शुद्ध विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का ही क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसको क्या बोलेंगे? एक संकर संकरण कहा जाता है। अब देखिएगा, मेंडल ने अपने पहले प्रयोग के अंदर शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने, शुद्ध लंबे को कैपिटल टी से, शुद्ध लंबे को कैपिटल टी से और शुद्ध बौने को किससे शो करते हैं? स्मॉल टी से। कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है? जनक यानी पेरेंट्स, ठीक है। इस प्रकार अपने पहले प्रयोग के अंदर उन्होंने शुद्ध लंबे शुद्ध बौने पौधों के मध्य क्या करवाया? संकरण करवाया। तो इस प्रकार उनको जो बीज प्राप्त हुए, कौन से बीज? गैमेट्स, यानी इससे कैपिटल टी शुद्ध लंबे से क्या प्राप्त हुआ उनको? कैपिटल टी। और शुद्ध बौने से क्या प्राप्त हुआ उसको? स्मॉल टी यानी बौनेपन का विकल्प प्राप्त हुआ था। इस प्रकार गैमेट्स यानी उसको जो बीज प्राप्त हुए थे उनका उन्होंने क्या करवाया? क्रॉस करवाया, या फिर बोल सकते हो कि इस प्रकार
इन पौधों से उनको जो बीज प्राप्त हुआ था, कौन सा बीज, इधर कैपिटल टी और इधर स्मॉल टी, ये जो बीज प्राप्त हुए थे, इन बीजों को उगाकर उन्होंने प्रथम पीढ़ी प्राप्त की। ध्यान रखिएगा, पहले प्रयोग के अंदर शुद्ध लंबे शुद्ध बौने पौधों के मध्य क्रॉस करवाया, तो इस प्रकार उनको जो बीज प्राप्त हुए कैपिटल टी और स्मॉल टी, इन बीजों को उगाकर मेंडल ने प्रथम पीढ़ी प्राप्त की। प्रथम पीढ़ी को क्या बोलते हैं, अपवन पीढ़ी। तो इस प्रकार इन दोनों गैमेट्स यानी इन बीजों के मध्य जब क्रॉस करवाया जाता है तो अपन को कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई, अपवन पीढ़ी प्राप्त हुई थी, यानी प्रथम जनकीय पीढ़ी प्राप्त हुई। ठीक है, तो मेंडल ने क्या देखा कि जो उसको जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई थी यानी अपवन पीढ़ी जो प्राप्त हुई थी, उसके अंदर जो सभी पौधे थे वो क्या थे, लंबे प्राप्त हुए थे। सभी पौधे क्या थे, लंबे प्राप्त हुए थे। अपवन पीढ़ी के अंदर कोई भी पौधा ऐसा नहीं मिला था उसको कि क्या था, वो बौना था। ठीक है, सारे के सारे पौधे क्या प्राप्त हुए थे, उसको लंबे प्राप्त हुए थे, कोई भी पौधा बौना प्राप्त नहीं हुआ। तो इस अपवन पीढ़ी को देखकर मेंडल ने क्या कहा कि कैपिटल टी वाला जो विकल्प है वो क्या है, प्रभावी है। यानी उसने लंबेपन को क्या बताया, प्रभावी बताया, और बौनेपन को क्या बताया था, अप्रभावी बताया था। मैंने आपको डोमिनेंट और रिसेसिव पहले बताए थे, प्रभावी और अप्रभावी। ऐसे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी के अंदर अपन को प्राप्त होते हैं वो प्रभावी कहलाते हैं, जो प्राप्त नहीं होते वो अप्रभावी कहलाते हैं। इसी आधार पे मेंडल ने कहा था कि अपवन पीढ़ी के अंदर सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए थे, इसलिए लंबापन क्या था, प्रभावी था, और कोई भी पौधा अपन को बौना प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए उसने क्या बताया, बौनेपन को क्या बताया, अप्रभावी बताया। ठीक है, अब देखिएगा, इस प्रकार जो अपवन पीढ़ी प्राप्त हुई उनका उन्होंने फिर से स्वपरागण होने दिया। उसके बाद मेंडल को जो अपवन पीढ़ी के जो पौधे प्राप्त हुए, कौन से, सभी लंबे प्राप्त हुए थे। इन लंबे पौधों के मध्य, यानी कहने का मीन ये है कि इन अपवन पीढ़ी के पौधों के मध्य उन्होंने क्या होने दिया, स्वपरागण होने दिया। स्वपरागण होने दिया तो उन्होंने उसको जो अपटू पीढ़ी प्राप्त हुई, स्वपरागण करवाएगा अपवन पीढ़ी के पौधों के मध्य, तो उन्होंने उनको क्या प्राप्त हुई, अपटू पीढ़ी प्राप्त हुई। अपटू पीढ़ी को देखकर उसको आश्चर्य हुआ, क्योंकि अपटू पीढ़ी के अंदर क्या था, लंबे पौधों के साथ साथ कुछ बौने पौधे भी उसको प्राप्त हुए। ठीक है, उसको यहाँ पे ये देखने को मिला, फर्स्ट अपवन पीढ़ी के अंदर उसको क्या देखने को मिला था कि लंबापन प्रभावी था, लेकिन अपटू पीढ़ी को देखकर उसको आश्चर्य क्यों हुआ, क्योंकि इसमें लंबे पौधों के साथ साथ कुछ पौधे ऐसे थे जो कि क्या थे, बौने थे। तो ये अपवन पीढ़ी के क्या है, पेरेंट्स है, इनके मध्य वो क्या करवाएगा, स्वपरागण, यानी इस अपवन पीढ़ी के जनकों के मध्य उन्होंने क्या होने दिया था, स्वपरागण। तो स्वपरागण करवाया तो उनको जो जीनोटाइप और फिनोटाइप अपटू पीढ़ी का प्राप्त हुआ, वो किस प्रकार प्राप्त हुआ वो अपन देखेंगे। इन सभी के मध्य क्या करवाएंगे, स्वपरागण करवाएंगे। कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ करवाओगे तो क्या प्राप्त होगा अपन को, कैपिटल टी। ठीक है, फिर कैपिटल टी का अपन स्मॉल टी के साथ करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इसी प्रकार अपन स्मॉल टी का इस कैपिटल टी के साथ करवाएंगे तो अपन को क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, फिर अपन इस स्मॉल टी का किसके साथ करवाएंगे, स्मॉल टी के साथ, तो क्या है, स्मॉल टी। तो अब इसका अपन को देखना है जीनोटाइप और फिनोटाइप। फिनोटाइप के अंदर मैंने आपको बताया था कि किसी जंतु की बाह्य आकार आकृति क्या उसका फिनोटाइप, लेकिन जीनोटाइप क्या उसकी जीनी संरचना क्या कहलाती है, जीनोटाइप। इस प्रकार ये जो पीढ़ी प्राप्त हुई थी वो कौन सी थी, अपटू पीढ़ी, यानी अपटू जनरेशन। आप देख सकते हो आसानी से, ये अपवन पीढ़ी के जनक है, इनके मध्य उन्होंने स्वपरागण होने दिया, तो अपटू पीढ़ी के अंदर लंबा, इधर ये लंबा, इधर लंबा, इधर क्या हो गया, बौना। ठीक है, लंबे पौधों के साथ साथ उसको क्या प्राप्त हुआ, बौना पौधा भी प्राप्त हुआ, इसलिए उसको देखकर क्या हुआ, इस अपटू पीढ़ी को देखकर आश्चर्य हुआ। ठीक है, अब देखिएगा अपन जीनोटाइप फिनोटाइप निकालेंगे। सबसे पहले फिनोटाइप निकालते हैं, फिनोटाइप अनुपात, यानी लक्षण प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप के अंदर आपको ये देखना है कि
इसके अंदर चाहे शुद्ध लंबा प्राप्त हो आपको, अशुद्ध लंबा प्राप्त हो, लंबे कितने हैं और बौने कितने हैं, तो आपके सामने कैपिटल टी क्या है, लंबेपन को शो करता है। ठीक है, इधर ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, अशुद्ध लंबा है, लंबा लेकिन है क्या, अशुद्ध। इधर ये भी क्या है, अपन को क्या प्राप्त हो रहा है, ये इधर इसके साथ करवाया, फिर इसका इसके साथ करवाया, ठीक है, इसका इसके साथ, ठीक है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, ये भी अशुद्ध लंबा, ये भी क्या है, अशुद्ध लंबा। ये क्या है भाई, शुद्ध बौना, ये क्या है, शुद्ध बौना। ठीक है, तो इस प्रकार इसका फिनोटाइप निकालेंगे तो आपको ध्यान में रखना है, अपन को बाह्य इसकी आकार आकृति देखनी है। तो बाह्य आकार आकृति देखे तो लंबे अपन को कितने प्राप्त हुए, चाहे अशुद्ध प्राप्त हो, लेकिन देखना क्या है अपन को, प्रभावी क्या है इसके अंदर, एक लंबा, दूसरा और तीसरा, तीन लंबे कितने प्राप्त हुए अपन को, 3, तो 3 अनुपात, और बौना अपन को कितना प्राप्त हुआ, 1, तो इसका फिनोटाइप क्या प्राप्त हुआ अपन को, 3 अनुपात 1। ठीक है, इसी प्रकार अपन इसका जीनोटाइप निकालेंगे, जीनोटाइप यानी जीनी प्रारूप, जीनोटाइप यानी जीनी प्रारूप। जीनोटाइप निकालेंगे तो आपको ये देखना है कि शुद्ध कितने आपको प्राप्त हुए हैं और अशुद्ध आपको कितने प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो देखिएगा शुद्ध लंबा आपके पास कितना है, 1, शुद्ध लंबा कितना है आपके पास, 1। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास अशुद्ध लंबे कितने हैं, 1 और 1 2, और फिर शुद्ध बौना कितना है आपके पास, 1, यानी इसका जीनोटाइप क्या प्राप्त हुआ अपन को, 1 अनुपात 2 अनुपात 1। निकालते कैसे हैं वो आपको बताया गया है, फिर से बता देती हूँ कि फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप अनुपात किस प्रकार निकालेंगे। पहले आपको देखना है फिनोटाइप के अंदर कि लंबे आपको कितने प्राप्त हुए हैं, चाहे वो अशुद्ध हो चाहे वो शुद्ध हो। ठीक है, तो फिनोटाइप की अपन बात करें तो आप बताइए कि लंबे आपको कितने प्राप्त हो रहे हैं, लंबे आपको प्राप्त हो रहे हैं 3। ठीक है, बौने आपको कितने प्राप्त हो रहे हैं, 1, तो अनुपात क्या हो जाएगा, फिनोटाइप 3 अनुपात 1। समझ गए। अब अपन बात करते हैं किसकी, जीनोटाइप की, जीनोटाइप की। तो जीनोटाइप के अंदर देखिएगा आपको शुद्ध और अशुद्ध दोनों देखने हैं। शुद्ध लंबा देखिएगा, शुद्ध लंबा कितना है आपके पास, 1, यानी कैपिटल टी क्या है आपके पास, 1। ठीक है, फिर आप इधर चलिए अशुद्ध लंबे यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी क्या है, लंबेपन को शो कर रहा है, लेकिन स्मॉल टी आ गया तो ये क्या है, अशुद्ध लंबा। इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, अशुद्ध लंबा। तो देखिएगा आपको अशुद्ध लंबे कितने प्राप्त हो रहे हैं, अशुद्ध लंबे आपको कितने प्राप्त हो रहे हैं, 2। ठीक है, शुद्ध बौना आपको कितना प्राप्त हो रहा है, शुद्ध बौना आपको कितना प्राप्त हो रहा है, 1। तो इधर इसका जो जीनोटाइप है वो क्या हो जाएगा, 1 अनुपात 2 अनुपात 1। तो इस प्रकार से आप लोगों को इनका फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात निकालना है। ठीक है, आप लोग आसानी से निकाल सकते हो, बिल्कुल आसान है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। तो इस डार्कर मेंडल ने इन प्रयोगों, दोनों जो एक्सपेरिमेंट थे F1 जनरेशन फर्स्ट पेरेंट्स पर किया था, फिर F1 जनरेशन प्राप्त हुई थी, फिर उन्होंने सेकंड जनरेशन प्राप्त की थी। इससे इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोई पदार्थ जो होता है वो बिना परिवर्तित हुए
जनक से यानी पेरेंट्स से संतति के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी बिना परिवर्तित हुए क्या होता है, वंशानुगत होता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि इन दोनों प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने क्या निष्कर्ष निकाला कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं या फिर कोई भी पदार्थ बिना परिवर्तित हुए जनक से संतति के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, जनक से संतति में बिना परिवर्तित हुए पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, वंशानुगत होता है। अब मेंडल ने ये जो पदार्थ थे उनको कारक नाम दिया। क्या नाम दिया, कारक नाम दिया। परंतु वर्तमान में इन कारकों को जीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, वर्तमान में इन कारकों को जीन के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा मेंडल ने इसके बाद क्या बताया कि प्रत्येक जनक में एक ही गुण को व्यक्त करने के लिए क्या होते हैं, दो कारक पाए जाते हैं। बाद में मेंडल ने क्या बताया था कि प्रत्येक जनक में एक ही गुण को व्यक्त करने के लिए क्या होते हैं, दो कारक पाए जाते हैं, एक प्रभावी दूसरा अप्रभावी। ठीक है, यदि एक ही गुण को व्यक्त करने वाले या फिर बोल सकते हैं कि एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों कारक समान हो तो उसको होमोजाइगस क्या बोलते हैं, होमोजाइगस यानी समयुग्मजी कहा जाता है। समयुग्मजी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यदि एक ही गुण को व्यक्त करने वाले दोनों कारक समान होते हैं तो उसको समयुग्मजी यानी होमोजाइगस कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल स्मॉल टी या फिर कैपिटल टी। ठीक है, और यदि एक ही गुण को व्यक्त करने वाले दोनों कारक असमान हो तो इसको हेटेरोजाइगस यानी विषम युग्मजी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, विषम युग्मजी यानी हेटेरोजाइगस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, इसके बाद जो मेंडल था उन्होंने इस प्रभावी लक्षण की आपको बताया था कि F1 पीढ़ी के अंदर जो लक्षण उत्पन्न हुए थे उसको प्रभावी और जो लक्षण उत्पन्न नहीं हुए थे उनको क्या बोला था, अप्रभावी बोला था। अब देखिएगा मेंडल ने आगे प्रभावी लक्षण का जो कारक था, इसका कारक प्रभावी लक्षण का जो कारक था उसको अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर से शो किया। अंग्रेजी के बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर से शो किया। बट अप्रभावी लक्षण का जो कारक था उसको स्मॉल लेटर से क्या किया था, प्रदर्शित किया था। कहने का मीन ये था कि लंबापन प्रभावी था तो उसको कैपिटल टी से शो किया था उन्होंने, और बौनापन क्या था, फर्स्ट पीढ़ी के अंदर अप्रभावी था, इसको उसने किससे शो किया था, स्मॉल टी से शो किया था। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं चेकर बोर्ड या फिर पुनेट स्क्वायर मेथड की। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।